हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएंडर अकेडमी। टॉपिक 10 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गुप्तास को लास्ट जो लेक्चर था हमारा, इसमें एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। लेक्चर 68 हमारा ये टोटल ओवरऑल चल रहा है, जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स है उसमें काफी लेंदी टॉपिक होने वाला है। टॉपिक 10 काफी अगर आप इसका सिलेबस अगर देखो तो काफी लेंदी सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डायनेस्टीज को डिस्कस करना है, 3 एम्पायर्स को डिस्कस करना है। गुप्तास को डिस्कस करना है आपको यहाँ पे, जो कि मौर्यन के टाइम पीरियड पे, मतलब मौर्य जो थे उनके टाइम के बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो एक तरीके से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन नॉर्थ इंडिया का हुआ था, उसको यूनाइट, पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करने का काम गुप्तास ने किया था। लास्ट लेक्चर में हम वो देख चुके हैं, किस तरह से हमने मतलब जो इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था उसमें। फिर वाकाटकास काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी, इतनी लार्ज स्केल पे तो इनका एम्पायर नहीं था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया है, क्योंकि गुप्तास के साथ मिलके इन्होंने, आपके पता है कि रुद्र सिम्हा जो था शाकाज रूलर, उनको डिस्ट्रॉय किया था, है ना। फिर वर्धनाज वगैरह है यहाँ पे, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट होने के बाद वर्धनाज ने जो 100 ईयर्स ऑफ अनार्की, जो नॉर्थ इंडिया में जो अनार्की जो थी उसको खत्म किया था, ठीक है। और पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो इकोनॉमिक कंडीशन को हमें देखना है, कॉइनेज को हमें देखना है, ठीक है। गुप्ताज के बारे में ऐसा माना जाता है कि गुप्ताज ने हाईएस्ट नंबर ऑफ या फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे, प्योर नहीं, क्वांटिटी ज्यादा थी ना, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ज्यादा थी। फिर इंडियन फ्यूडलिज्म को हमें डिस्कस करना है, अर्बन सेंटर डिक्लाइन हुए थे ऐसा माना जाता है इस टाइम पीरियड पे, क्यों हुए थे, क्या हुए थे, उसके रीजन हमें देखना है। कास्ट सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वहाँ पे रहता है, और पोजीशन ऑफ वुमेन में काफी डिटोरेट या फिर खराब यहाँ पे आपको होते हुए देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे वो काफी इस टाइम पे पीक पे थे, जैसे कि वल्लभी, अगर आप देखो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। गोल्डन एज कहा जाता है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली संस्कृत लिटरेचर जो है गुप्ता टाइम पीरियड पे काफी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हुआ था, और कालिदास जो थे वो माना जाता है कि इसी टाइम पीरियड पे रहते थे, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद अगर संस्कृत लिटरेचर सबसे ज्यादा अगर किसी टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुआ है तो इसी टाइम पीरियड में है। पुराणास को फाइनल शेप दिया गया था, काफी मतलब रामायण महाभारत जो है वो फाइनल शेप में आए थे। साइंटिफिक लिटरेचर काफी प्रोड्यूस हुआ है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आपको यहाँ पे डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है उस टॉपिक, मतलब ये जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम समुद्रगुप्त को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और साथ ही साथ हम चंद्रगुप्त टू को भी डिस्कस करेंगे, जिसको विक्रमादित्य वगैरह भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला गया है कि यहाँ पे एक्सपांशन जो है ना गुप्ता एम्पायर का, वो आपको डिस्क्राइब करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अंडर समुद्रगुप्त। तो देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आपको पता है कि मौर्यन के टाइम पीरियड की है, तो यहाँ पे उसी पिलर इंस्क्रिप्शन के मौर्यन के टाइम, मतलब मौर्यन टाइम के पिलर इंस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पे मौर्यन के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी देखने को मिलेगी। और इसी बेसिस पे जो है ना हिस्टोरियन ने 5 फेजेस में जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है उसको डिवाइड किया है समुद्रगुप्त के, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आज। फिर बोला गया है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, आपको देखो 2006 में, कि जो एक्सपांशन जो हुआ था गुप्ता एम्पायर का अंडर समुद्रगुप्त, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो देखते रहने चाहिए। फिर राइट ए शॉर्ट एसे ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे, मतलब जो डिप्लोमेसी यूज की थी गुप्ता एम्पायर के जो रूलर्स थे, जो आपको चंद्रगुप्त वन से स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त वन ने सबसे पहले लिच्छवीस के साथ जो है अपने जो मैरिज अलायंसेस जो इस्टेब्लिश किए थे, और उसके बाद समुद्रगुप्त और जो आपका चंद्रगुप्त टू है, इसने काफी अच्छे से जो है मैट्रिमोनियल पॉलिसीज को जो है वो यूज करके, मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए थे। देखो यहाँ पे अगर आप देखो चंद्रगुप्त वन का, अगर आप देखो उसको चंद्रगुप्त वन को, फिर आप अगर समुद्रगुप्त को देखो, है ना, और फिर अगर आप देखो चंद्रगुप्त टू को, तो ये जो जनरेशन है यहाँ पे, मतलब चंद्रगुप्त वन जो है ये इसको तो रियल फाउंडर हम बोल सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी का। तो इसने मैट्रिमोनियल अलायंस जो काफी अच्छे से यूज किए थे, मतलब डिप्लोमेटिक जीनियस से था। समुद्रगुप्त जो है ना, इसको आप बोल सकते हो कि ये मिलिट्री जीनियस था, क्योंकि काफी अनडिफिटेड रूलर रहा है अपने, मतलब लाइफ टाइम कभी हारा ही नहीं है ऐसा माना जाता है, तो इसलिए इसको नेपोलियन भी बोला गया। वैसे तो ये गलत है, नेपोलियन हारा था, है ना। समुद्रगुप्त जो है उसका जो रेपुटेशन है और उसका जो मिलिट्री जीनियस है, वो मिलिट्री जीनियन है, वो काफी ज्यादा है नेपोलियन से। तो होना तो ये चाहिए कि हमको नेपोलियन को बोलना चाहिए समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, लेकिन हम बोलते हैं कि, है ना, मतलब डॉक्टर विंसी स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त जो है उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो नेपोलियन तो एटलीस्ट हारा था, ये तो अनडिफिटेड है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ही वॉज समुद्रगुप्त, एंड नेपोलियन को आप बोल सकते हो कि ही वॉज द नेपोलियन वॉज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा हमारे कल्चर के बारे में प्राइड फील करना चाहिए। तो ये जो था, ये तो था डिप्लोमेटिक जीनियस और ये था मिलिट्री जीनियस, और दोनों का जो मिक्सचर था ना बेस्ट, वो था चंद्रगुप्त कॉकटेल, एक तरह से आप बोल सकते हो, कॉकटेल ऑफ चंद्रगुप्त वन एंड समुद्रगुप्त, क्योंकि इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस को भी काफी अच्छे से यूज किया है ना, और मिलिट्री जीनियस भी था,
इसने शाकाज और कुशानास को खत्म कर दिया था पूरी तरीके से चंद्रगुप्त ने, ठीक है ना। मतलब जो फॉरेन जो ट्राइब्स वगैरह इंडिया से आई थी उसको एक तरह से खत्म कर दिया था चंद्रगुप्त ने। तो मिलिट्री जीनियस था और मैरिज अलायंसेस भी काफी अच्छे से इसने यूज किए थे, क्योंकि वकाटाकास के जो रूलर थे प्रभावती देवी वगैरह, आपने नाम सुना होगा, तो उनके साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन वगैरह थे, है ना। तो देखेंगे आगे हम, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ही वॉज डिप्लोमेटिक जीनियस अलॉन्ग विद द मिलिट्री जीनियस। तो कॉकटेल ऑफ चंद्रगुप्त वन, हिज ग्रैंडफादर एंड फादर समुद्रगुप्त। तो चलिए आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा समुद्रगुप्त के बारे में हमें देखना है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया है क्या नहीं किया। उससे पहले थोड़ा ये मैप वगैरह आप देख लो, यहाँ से थोड़ी आइडिया वगैरह आपको आ जाती है। ये जो एम्पायर है ना, ये एम्पायर है चंद्रगुप्त टू के टाइम का। मतलब समुद्रगुप्त ने भी एम्पायर इतना ही बड़ा किया था, लेकिन ये जो आपको ये रीजन देखने को जो मिल रहा है बैक्टीरिया वगैरह, यहाँ तक समुद्रगुप्त जो पहुंच नहीं पाया था। पहुंचा भी होगा तो फिर उसके बाद यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। तो ये जो टाइम पीरियड, ये जो आप मैप देख सकते हो, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड का है, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल एम्पायर है, आप देख सकते हो पूरा जो मॉडर्न डे जो इंडिया वगैरह जो नेपाल है ना, यहाँ से आपको हिंदुकुश माउंटेन तक ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखो तो समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो डायरेक्ट कंट्रोल जो था ना, वो था अपर गंगाडिक वैली में, है ना, ग्रेटर पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी में और सेंट्रल इंडिया और साउथ वेस्ट बंगाल में। और बाकी जो साउथ इंडिया, ये जो देखो ये यहाँ पे भी समुद्रगुप्त ने उसका मतलब एक तरह से मिलिट्री एक्सपीडिशन चलाए थे और जीता भी था, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन की वजह से उसने वहाँ के जो स्टेट थे ना उनको एक तरीके से बोल दिया था कि ठीक है आप अपने राज्यों को वापस ले सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। मतलब ये ट्रिब्यूटरी स्टेट थे, 12 स्टेट्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट स्टेट। मतलब यहाँ के जो स्टेट थे, एक मिनट, साउथ के जो स्टेट थे ये और नॉर्थ वेस्ट यहाँ के जो स्टेट थे, समुद्रगुप्त ने इन्हें क्या कर दिया था, इन्हें एक तरीके से जीतने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद फिर वहाँ के रूलर्स को एक तरीके से रीइंस्टॉल वहाँ पे कर दिया था, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी स्टेट थे ये, बाकी यहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल वगैरह चलता था, ठीक है। तो मैप समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें यार। अभी हमें देखना है श्रीगुप्त। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो टेबल है इसको देखा था, श्रीगुप्त फाउंडर। हालांकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस कुछ नहीं है, घटोत्कच जो है वो उसके बाद सन ऑफ श्रीगुप्त। और भले ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि जो श्रीगुप्त थे वो फ्यूडल्स वगैरह थे ना, वो कौन थे, कुशानास के अंदर फ्यूडल्स थे, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो चंद्रगुप्त वन है। फ्रॉम 320 to 356, ठीक है ना, स्टार्टेड टू गुप्ता एरा। महाराजा धीराज टाइटल लिया था। कुमार देवी जो थी लिच्छवी प्रिंसेस, इनके साथ मैरिज वगैरह की थी। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है वो यहाँ पे आपको स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त जो है वो तो एक मिलिट्री जीनियस था, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया है वी.एस. स्मिथ के द्वारा, है ना। ये इरिश इंडोलॉजिस्ट है, आर्ट हिस्टोरियन वगैरह भी है, लेकिन मैं इनको बोलूंगा कि नेपोलियन जो है वो यूरोप का समुद्रगुप्त है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर चंद्रगुप्त टू को हमें डिस्कस करना है आज। तो ये दो जो काफी इंपॉर्टेंट जो रूलर है, जो फेमस रूलर है गुप्ता डायनेस्टी, उनको आज हमें डिस्कस करना है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें फिर हम बाकी जो बचे कुछ जो रूलर्स है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में आप एक बार देख लो हम आगे जाने से पहले, कि समुद्रगुप्त जो है उसका रेंज जो है 335, 336, 340, मतलब अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, से लेकर 375, 80 तक चला है। और इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बाय वी.एस. स्मिथ। और इसकी जो कंपेन थी ना वो ईरान जो इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश में, और इलाहाबाद जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन है उसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन है वो थोड़ा वहाँ पे मतलब डाउट है कि वो समुद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त का किसका है, तो वो देखेंगे आगे हम। चंद्रगुप्त जो टू है ना वो या इसका रूल 380 मतलब इनके बाद स्टार्ट होता है समुद्रगुप्त के बाद। यहाँ पे भी थोड़ा एक मतलब हिस्टोरियन में मतभेद है कि यहाँ पे बीच में बीच में एक रामगुप्ता नाम से रूलर आ जाता है। रामगुप्त कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि रामगुप्ता नाम से रूलर था, कुछ बोलते हैं कि इसका हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है। तो देखते हैं आगे। इसी के कोर्ट में जो नवरत्न वगैरह थे और जो टाइटल था विक्रमादित्य, है ना, सन ऑफ प्राउसेस, ऐसा बोला जाता है विक्रमादित्य। मतलब तो काफी लोगों ने ये विक्रमादित्य टाइटल वगैरह अडॉप्ट किया है, तो इसमें से एक ये भी था, है ना। फिर कुमार गुप्त को हमें डिस्कस करना है, स्कंदगुप्त को और विष्णुगुप्त का, ठीक है। ये तो हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए अभी देखते हैं कि समुद्रगुप्त को सबसे पहले। तो समुद्रगुप्त नियरली अगर आप देखो 325, 30, 40 डजन मैटर डेट्स है ना, डेट्स डजन मैटर, 380 तक इसका रूल चला है, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड वो चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाई सन समुद्रगुप्त। तो इसका जो यहाँ पे माना जाता है कि समुद्रगुप्त, और मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था, यहाँ पे मैंने दोनों के बीच में ना, मतलब इनके और इनके बीच में एक रूलर था, है ना, ठीक है। मतलब जो कंफ्यूजन था अभी थोड़ा दूर हो जाएगा, अभी थोड़ा जो भी कंफ्यूजन हुआ है फिर से ध्यान से समझो। यहाँ पे चंद्रगुप्त वन जो था वो इसको सक्सेड किया था इसके सन समुद्रगुप्त ने।
और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त वन के बाद जो है ना सीधा समुद्रगुप्त ने रूल नहीं किया, इसके बीच में एक राइवल आ जाता है, मतलब इसका जो काचा नाम से एक भाई या फिर कोई भी आप बोल सकते हो समुद्रगुप्त का, ये आ जाता है। अभी ये जो थ्योरी है ना, यहाँ पे बोला गया कि हिज फादर चंद्रगुप्त फॉर्मली एब्डिक्टेड द थ्रोन इन द फेवर ऑफ हिज फेवर, मतलब कि समुद्रगुप्त के फेवर में लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। कौन? समुद्रगुप्त वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट जो सन था वो था काचा, ठीक है। और जो दरबार के जो लोग थे ना वो क्या, देखो यहाँ पे बोला गया कि ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हिज क्लेम वॉज चैलेंज बाय हिज ब्रदर, ठीक है। भले ही उसके जो फादर है वो चाहते थे कि कौन, समुद्रगुप्त राजा बने, लेकिन जैसे कि वो एल्डेस्ट जो सन था वो ये था काचा, तो फिर ये जो है एक तरीके से गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन जल्दी जो है थोड़ा मतलब यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह होता है और समुद्रगुप्त जो खुद को यहाँ पे सबडू कर देता है सबको, जो भी जितने भी इसके जो सपोर्टर्स थे काचा वगैरह के रूलर में उनको, और काचा को भी, और एक तरीके से सोल मास्टर जो है वो यहाँ पे किंगडम का बन जाता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अभी समुद्रगुप्त के बारे में हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो सोर्स है हमारे पास, वो ये है कि जो इसका कोर्ट पोएट था हरिसेना, ठीक है, इसने अशोका का जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन जो है इलाहाबाद में है ना, उसके ऊपर, मतलब ये जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, एक मिनट, अभी ये सपोज पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, तो इस पिल्लर इंस्क्रिप्शन में ऊपर का जो पोर्शन है इसमें आपको अशोका के बारे में देखने को मिलेगा लिखा हुआ, और नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे आपको इस समुद्रगुप्त के बारे में जो है वो इंग्रेविंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ यहीं पे इसको बोला गया है कि लिच्छवी दोहित्र, मतलब कि लिच्छवी जो थे इसके साथ इनके क्या थे, अलायंस, मतलब एक तरह से रिलेशन थे, और ये इसका मतलब मैटरनल रिलेशन जो है लिच्छवी के साथ रहा है, किसका, समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो ये यहीं पे मेंशन किया गया है। ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है कि लिच्छवी दोहित्र जो है वो किसको मेंशन किया गया, किसको बोला गया, फिर कहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी जो आपका अशोक का जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, इस पे आपको इसके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें इसके बारे में, तो हमें ईरान जो है ना, ईरान पिल्लर इंस्क्रिप्शन यहीं से भी देखने को मतलब आराम से मिल जाती है। और इसके जो कॉइन्स है, यहाँ से हमें पता चलता है कि एक कवि था, एक पोएट था, है ना, वो एक गोल्ड कॉइन्स मिले जिसके ऊपर ये वीणा वगैरह इसके हाथ में, समुद्रगुप्त के हाथ में, और वहां से हमें पता चला कि इसको, ठीक है, इसका भी शौक वगैरह था, ये कवि वगैरह भी था, ठीक है। तो ये तो हमने देख चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो समुद्रगुप्त जो था वो he was a proved military genius, no doubt, great conqueror, no doubt, he was a most successful commander who remained undefeated throughout his life। बहुत बड़ी बात होती है ना, जैसे संभाजी महाराज है ना, वो महाराष्ट्र से आते हैं, आपको पता है कि जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो बेटे थे वो संभाजी महाराज, एल्डेस्ट सन, ही वॉज ऑल्सो अनडिफिटेड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ही वॉज ऑल्सो, समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अनडिफिटेड, और इसीलिए इसको इंडियन नेपोलियन वगैरह भी कहा जाता है वी ए स्मिथ के द्वारा, लेकिन मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। आई वुड कॉल नेपोलियन द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, ओके। तो प्रोबेबली ही वाज मोर देन दैट बिकॉज ही डाइड अनचैलेंज्ड, है ना। समुद्रगुप्त को कोई चैलेंज नहीं था, वो अनचैलेंज था, वो कभी हारा ही नहीं, हालांकि नेपोलियन हारा था, है ना। तो इसके एम्बिशन भले ही एक दूसरे के साथ, मतलब समुद्रगुप्त और नेपोलियन में एक सिमिलरिटी थी, वो बहुत ही दोनों एम्बिशियस थे, है ना, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस ये है कि ये कभी हारा नहीं है समुद्रगुप्त, और ये हारा है, फिर भी हम इसको इंडियन नेपोलियन बोलते हैं, ठीक है। सो ही वाज डिवोटी ऑफ भगवान विष्णु एंड कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, नो डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सो ही डिजायर्ड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर विद एक्सटेंसिव टेरिटरीज इन द नॉर्थ एंड बियॉन्ड दैट एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ही सक्सीडेड इन इट। इसकी इच्छा थी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे ऊपर कब्जा करना है, जितना है उसको एक साइड, मतलब टेरिटरीज को जो है वो एक तरह से एनेक्स करना है, और इसने किया भी। He conquered and annexed those territories to his empire which were necessary to create a strong empire and could be effectively controlled. Beyond that, he restored the conquered territories to their respective rulers once they occupied or they accepted his sovereignty। मतलब एक बात उन्होंने, मतलब ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए करते थे, क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम पे ना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा थे, उस टाइम पे आपको साउथ से नॉर्थ जाने में मतलब महीनों लग जाते थे। तो क्या मतलब फ़ायदा है इतने बड़े एम्पायर को मतलब खड़ा करके हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि जो हमारे कैपिटल से दूर है उनको हम जीते, और उनको हम बोले कि आप हमें मंथली या फिर ईयरली जो भी ट्रिब्यूट पे करो, और आप हमारे अंदर काम करो, है ना। इससे क्या होता है, एम्पायर बड़ा भी दिखता है, प्रॉस्पेरिटी भी रहती है, पीस भी रहता है, और आपकी जो इच्छाएं है कि हमने हरा दिया इनको, वो भी पूरी हो जाती है। तो जैसे कि साउथ में इसने किया था, साउथ में, है ना, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में उसने
जान लिया था, वो प्रैक्टिकल था कि इतने बड़े एम्पायर को हम डायरेक्ट जो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं रखते, इसलिए उसने उनको टेरिटरीज को रिस्टोर कर दिया और एक तरीके से उनको बोल दिया कि ठीक है आप क्या करो, अभी आप मेरे बस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहो और मुझे क्या करते रहो, टाइम टाइम पे अपना जो है टैक्स भरते रहो, ठीक है ना, मतलब ट्रिब्यूट पे करते रहो। सो बियॉन्ड हिज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही मेंटेन गुड रिलेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑल्सो, बोथ इंडियन एंड फॉरेन, ठीक है, इसीलिए इसकी जो प्रेस्टीज थी वो काफी बड़ी थी डिस्टेंस लैंड में। ऑफ कोर्स समुद्रगुप्त डिड नॉट क्रिएट एन सच एक्सटेंसिव एम्पायर, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो जो अशोका के टाइम पीरियड पे था, लेकिन इसने एक एम्पायर इतना बड़ा खड़ा कर दिया था कि मतलब इसके नाम को वो जच रहा था और मतलब एक उसका इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ही मतलब दूर दूर तक फैला हुआ था। तो समुद्रगुप्त वॉज नो डाउट अ ग्रेट रूलर एंड ग्रेटनेस ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी बिगेन विद हिम, ठीक है। तो अभी इसका एक्सपांशन, जैसे कि हमने देखा था कि इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोका का, वहाँ पे उस पे मेंशन किया गया इसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में। तो उसके बेसिस पे हिस्टोरियन ने 5 फेजेस में इसकी मिलिट्री जो है मिलिट्री मतलब मिलिट्री कंपेन्स को जो है, एक्सपांशन को जो है, एम्पायर के कंसोलिडेशन को जो है एम्पायर के, वो डिटेल में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया। सबसे पहले उसने क्या किया, तो जो गंगा यमुना जो दोआब है, गंगा यमुना दोआब मतलब नॉर्थ इंडिया, आज का जो मॉडर्न डे यूपी पंजाब वगैरह जो रीजन है ना, वहाँ पे उसने सबसे पहले क्या किया, कंट्रोल लिया। अपने पूरा वहाँ के जितने भी रूलर्स थे उनको सबको हरा दिया, एनेक्स कर दिया और पूरा एम्पायर जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब कैपिटल के आजू बाजू का एरिया जो है, सराउंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। मतलब पूरा का पूरा जो 9 रूलर्स जो थे नॉर्थ इंडिया में, उनको क्या कर दिया, उनके टेरिटरीज को एनेक्स कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, ठीक है। और वहाँ अपने जो एम्पायर है उसका बेस एक तरीके से उसने इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें से 2-3 आप नाम याद रख सकते हो, जैसे अही चत्रा के जो अच्युत रूलर थे, है ना, मथुरा के जो गणपति इंगा थे, और कोटा फैमिली जो थी बुलंदर शहर की एरिया यूपी में। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले अपने कैपिटल को क्या करने सेव कर लिया। पूरा जो 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 कोर जो एरिया होता है, वो कोर एरिया क्या करे इन्होंने एक तरीके से सेफ गार्ड कर लिया। फिर ये मार्च करता है जो 4 से 5 जो फ्रंटियर स्टेट थे, मतलब उसके सराउंडिंग में जो 4 से 5 स्टेट थे, एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन पूरा एक तरीके से एनेक्स कर लिया, ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे। फिर उसके बाद इसके जो फ्रंटियर स्टेट्स होंगे ये वाले ना, ये वाले, ये इनको एक तरीके से क्या किया, इनको एक तरीके से जीतना स्टार्ट कर दिया। मतलब एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र का सराउंडिंग जो है स्ट्रांग हो गया। फिर नेबर भी अच्छे होने चाहिए, तो फिर नेबरिंग एरिया पे को कब्जा कर लिया। तो ये तो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर था। समुद्रगुप्त का जो रूल था उस टाइम पे ये तो पूरा एरिया डायरेक्ट कंट्रोल पे था इसकी, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। ये फिर बढ़ाया चंद्रगुप्त ने, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर का जो एरिया था उसके ऊपर बस इसकी सॉवरेनिटी चलती थी, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल इतने ही एरिया पे था और काफी बड़ा एरिया है, नॉर्थ इंडिया पूरा यूनाइट कर दिया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बंगाल है, नेपाल है, आसाम है और रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ पंजाब है। वेस्ट में अगर आप देखो तो रिवर चंबल तक ही गया था, और उसने जो टेरिटरीज थी जैसे कि यूपी और सेंट्रल इंडिया और बंगाल, यहाँ तक उसने पूरा कब्जा कर लिया था। फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो किंगडम्स है ना, बंगाल के, अगर आप देखो आसाम के कामरूप और देवशाला जो देश है, किंगडम्स ऑफ कार्तिपुत्र है ना, जिसमें आपको जालंधर वगैरह के डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, गढ़वाल, रोहिलखंड वगैरह, मतलब आपका आज का जो प्रेजेंट डे आपका हरियाणा वगैरह वहाँ तक, और नेपाल तक जो है वो इसने अपने एम्पायर को सेकंड स्टेज में पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद जो है ना, उसने जो फॉरेस्ट जो किंगडम्स थे, फॉरेस्ट किंगडम्स थर्ड स्टेज में, विंध्या जो रीजन है आपका आज का जो प्रेजेंट डे जो सेंट्रल इंडिया जो आता है, एमपी और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो विंध्या रीजन है, विंध्या जो माउंटेन्स है, वहाँ पे जो अवंतिका राज्य थे ना, उनका कंट्रोल ले लिया। और वहाँ के जो 18 चीफ्स थे, मतलब जो ट्राइबल पॉलिटी थी, वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी थी, उनको एक्सेप्ट मतलब उनको एक तरह से फोर्स किया कि वो क्या करे, इसकी सुजर्निटी या फिर सॉवरेनिटी क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो जो आपका जो यूपी का जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है और जो मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीच में जो फॉरेस्ट एरिया था, जो फॉरेस्ट लैंड था, वहाँ पे 18 रूलर्स रूल करते थे। उनको एक तरीके से फोर्स किया कि वो क्या करे, इसकी सुजर्निटी को एक्सेप्ट करे, किसके, समुद्रगुप्त के। तो इसीलिए डॉक्टर जो चट्टोपाध्याय इसने बोला है कि समुद्रगुप्त जो था वो जब समुद्रगुप्त यहाँ पे आया था, मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट रूलर्स वगैरह जो है वहाँ पे जब वो अपने कैपिटल से दूर गया, तो वहाँ पे रिवॉल्ट भी हुआ था। उसके उसका जो कैपिटल है वहाँ पे रिवॉल्ट भी हुआ था, लेकिन वो उसने सक्सेसफुल क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया था, ठीक है। और इसी से इसको पता चल गया कि एक बार अगर हम मतलब दूर गए तो फिर यहाँ पे रिवॉल्ट हो सकता है, इसलिए इसने ज्यादा एम्पायर जो बड़ा करने की सोची नहीं, बस उसने लोगों को हराता गया और उनका किंगडम जो है वापस देता गया, जैसे कि साउथ इंडिया में। फिर फोर्थ अगर आप देखो तो इसने नॉर्थ जो है, नॉर्थ की कंपेन जो है ना, वो तो कंप्लीट कर लिया। अभी नॉर्थ इंडिया जो है उसने पूरा जीत लिया। अभी साउथ इंडिया में जाना काफी मुश्किल था, मतलब मुश्किल भी था क्योंकि आपको साउथ को नर्मदा रिवर को क्रॉस करना है,
ठीक है। और अगर आप दूर जाते हो कैपिटल से तो फिर वहाँ पे जो है वो रिवोल्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ये कंपेन जो ज़्यादा डेयरिंग ऐसी मानी जाती है, उस टाइम पे काफ़ी डेयरिंग कंपेन थी नॉर्थ से साउथ में जाना, ठीक है। सो ही डिफीटेड नो फ्यूअर देन 12 रूलर्स इन हिज साउथ कंपेन, पल्लवास तक को उसने हरा दिया था, ठीक है, जिसको दक्षिण पथ की एक्सपेडिशन वगैरह भी बोल सकते हो आप। कुछ राइटर्स जो यहाँ पे बोलते हैं कि जब वो साउथ में गया तो वो जबलपुर के फॉरेस्ट से गया, है ना, जबलपुर के फॉरेस्ट से गया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग मानते हैं कि वो बे ऑफ बंगाल कोस्ट के अलोंग गए, ठीक है। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार तक का तो ये कहना है कि ही मार्च अलोंग द कोस्ट। इससे आपको ये पता चलता है कि अगर वो कोस्ट से गया है तो नेवी के थ्रू हो गया है, मतलब नेवी भी काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन इसके कोई डेफिनेट एविडेंसेस आपके पास नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि समुद्रगुप्त जो है वो उसके पास स्ट्रांग नेवी रही होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसने जो है उसके पास 3 पोर्ट थे, है ना, 3 पोर्ट थे उसके बाद, मतलब उसके बाद तो नहीं थे, लेकिन जब आप बंगाल के ऊपर कब्जा कर रहे हो तो आपको सी के साथ का कनेक्शन आ जाता है, और सी के साथ अगर आपका कनेक्शन आ रहा है तो आपके पास नेवी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। भले ही ठीक है, अभी इसमें डिबेट में हमें जानना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन से रूलर्स को उसने डिफीट किया था साउथ के कंपेयर में, तो आप देख सकते हो कोसला के महेंद्र को, है ना, महाकंतारा के रूलर्स को, महेंद्रगिरी को, है ना, फिर उसके बाद वेंगी के हस्तिवर्मन को, पल्ला कला के उग्रसेन को, फिर पल्लवा जो किंग था विष्णुगोपा, ठीक है, काचिका उनको। तो यहाँ पे एक लिस्ट काफी लंबी है, आप देख सकते हो, याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि समुद्रगुप्त ने भले ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उनकी टेरिटरीज को मतलब डिस्ट्रॉय किया और टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया, डिस्ट्रॉय किया और डिस्ट्रॉय किया लेकिन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई नहीं किया। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसने उनको डिस्ट्रॉय किया लेकिन ऑक्यूपाई नहीं किया उनकी टेरिटरीज को, ठीक है। समुद्रगुप्त डिड डिस्ट्रॉय बट डिड नॉट ऑक्यूपाई देयर टेरिटरीज। एक बार वो एग्री हो गई इसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने में, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका किंगडम को वापस रिस्टोर कर दिया और बस उनको कंट्रीब्यूटरी स्टेट बना दिया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखो तो 9 स्टेट जो थे उन्होंने इसकी सुजर्निटी या फिर सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया था, जैसे कि किंगडम्स ऑफ मालवा, है ना, फिर योद्धाज है, मद्राक्षाज है, सनाकनीज है, अभिराज है, और परजुनकाज वगैरह, काकाज है, केरा परिकिस है। तो ये काफ़ी मुश्किल नाम है, आप याद रख सकते हैं। बताना हमें ये है कि इसके मिलिट्री एक्सपीडिशन कितनी पावरफुल रही है और अनडिफिटेड रूलर था। सो समुद्रगुप्त वाज अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, क्योंकि उसने किंगडम्स को रिस्टोर कर दिया था, जान लिया था कि पॉसिबल नहीं कम्युनिकेशन चैनल्स, अगर देखें उस टाइम पीरियड पे अगर आप कम्युनिकेशन को देखें तो इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं थे। प्रैक्टिकल स्टेटमेंट ये था और इसीलिए इसने किंगडम्स को रिस्टोर कर दिया। So he could foresee that it was impossible to keep entire India under one administration. Therefore, he wisely turned back to the conquered states, and particularly which were far away from the center of his power, that is पाटलिपुत्र, ठीक है। और बाद में उनको खुद के रूलर्स को, मतलब जिनको हराया था उनको उनके जो किंगडम से वापस दे दिए। तो ये था इसके एक्सपांशन के बारे में और कंसोलिडेशन के बारे में। तो यही से क्वेश्चन बना था, ये जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, यही इसको आप उसमें आपको यही लिखना है कि एक्सपांशन जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, यही है 5 जो आप है वो बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन तो अभी नहीं आते, लेकिन फिर भी आप याद रखो। सो आप बोल सकते हो कि ही वॉज अ ग्रेट जनरल, ही वॉज ग्रेट कॉन्करर, ठीक है। इसने बिग एम्पायर क्रिएट किया, टाइटल्स अज्यूम किए, बड़े बड़े महाराजा धीराज, पराक्रम, मनका वगैरह, और इसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी सैक्रिफाइस किया था, और उसने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे, जिसके ऊपर जो आपको हॉर्स वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब कि अश्वमेध सैक्रिफाइस उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। सो हीज एम्पायर इंक्लूडेड ऑलमोस्ट होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हमने देखा अभी। आप कश्मीर को छोड़ सकते हो, वेस्टर्न पंजाब को छोड़ सकते हो, वेस्टर्न राजपुताना को छोड़ सकते हो, आप सिंध प्रोविंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को आप छोड़ सकते हो, गुजरात को छोड़ सकते हो। गुजरात बाद में जो चंद्रगुप्त टू ने गुजरात के ऊपर कब्जा कर लिया था, मतलब चंद्रगुप्त टू जो है ना वो यहाँ तक पहुंच चुका था, ठीक है ना, गुजरात, काठियावाड़ रीजन, कश्मीर वगैरह। बट देन इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द हाईलैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा विद लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी along the eastern coast extending as far as Madras. Considerable portion of North India was directly governed by the emperor himself, ठीक है, through his official. Several tributary states surrounded these directly administered territories on all sides except south. Beyond them lay the territories of Kushana, Shaka rulers on the northwest, मतलब नॉर्थवेस्ट में भी कुशाना और शाका बाकी थे, और जिसको जिन दोनों को किसने हराया था, चंद्रगुप्त टू ने हराया था, हम देखेंगे आगे। समुद्रगुप्त डिड नॉट ट्राई टू ब्रिंग देम अंडर द डायरेक्ट रूल, ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं था ना, मतलब थक चुका होगा वो अभी, उसके लाइफ में इतने सारे टेरिटरीज उसने कॉन्क्यूर की थी, तो इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा उसको। It was a proof of his practical statesmanship. If he had tried to bring all the conquered kingdoms under his rule, it would have meant not only extreme
administrative burden on him, but might have also proved to be fruitless attempt, as it is exhibited by many times by the history of India that it is difficult to retain the control over the distant provinces. Possible नहीं था उस टाइम पे आपको पता है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो आप डिस्टेंस प्रोविंसेस पे रूल नहीं कर सकते. Samudragupta occupies a distinguished place amongst the great rulers of India, and more particularly so among the Gupta ruler. The greatness of the Gupta Empire started with him. It was he who, because of his successful military campaign, built up a vast empire and created an area of influence over the larger part of Indian subcontinent. So the prestige and influence of him was spread outside the India also. इसीलिए इसको जो है वो V.S. स्मिथ जो है वो बोलता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन मैं गलत बोलूंगा इसको कि he was more than the Napoleon. ठीक है. So we have no specific or detailed account of his battles, but his conquest in North India and his brilliant campaign to the far south are sufficient proof that he must have fought many battles. Therefore, he is regarded as a born military genius and commander. His successful military career was primarily responsible for building up that empire which reached its zenith during the reign of his son, that is Chandragupta II, क्योंकि इसने फिर बाद में शाकाज और कुशानास को भी हरा दिया था. ठीक है. अभी इसके जो कॉइन्स वगैरह जो इसने इशू किए थे ना, इसमें अलग अलग तरीके की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक कॉइन पे तो ये वीणा प्ले करते हुए देखने को मिलेगा, दूसरे कॉइन पे अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा, मतलब कि घोड़ा था उस पे, है ना. और इसमें तो एक कॉइन में आप देख सकते हो कि ये मिलिट्री ड्रेस, कंप्लीट मिलिट्री ड्रेस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इसके हाथ में बो है, आरो है ना, फिर बैटल एक्स वगैरह भी है. ठीक है. टाइगर को हंट करते हुए दिखाया गया. तो ये जो फिगर्स है समुद्रगुप्त की, ये आपको उसके रियल लाइफ के बारे में आपको काफी कुछ बताते हैं. तो इसलिए इसके कॉइन्स जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कॉइन्स के बेसिस पे आप समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व को एक तरीके से बताइए कि, तो आप बता सकते हो कि जैसे कि ये कॉइन जो है इसके ऊपर इसके मिलिट्री ड्रेस वगैरह के बारे में बताया गया, तो इससे आप बोल सकते हो मिलिट्री जीनियस था. वीणा के बारे में बताया गया, तो वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया, तो मतलब कि उसको शौक था, वो ही वाज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग ऑल्सो. और अश्वमेध यज्ञ सैक्रिफाइस किया तो काफी रिलीजियस था. तो इस तरीके से आप जो कॉइन्स के बेसिस पे जो डॉट्स को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. तो पैटर्न ऑफ लर्निंग और आर्ट भी था, है ना. बिसाइड बिंग द मिलिट्री जीनियस, ही वाज अ कल्चर्ड मैन. ठीक है. इफिशिएंट रूलर भी था, और पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर भी था. हरिसेना ने इसको पोएट एंड म्यूजिशियन भी बोला है, इसको कविराज का टाइटल वगैरह भी दिया जाता है. ठीक है ना. और कॉइन्स के ऊपर इसने खुद ये इंटरव्यू किया है. ठीक है. आर.सी. मजूमदार लिखता है कि ही वाज अ ब्रिलियंट बोथ एज अ जनरल एंड एज अ स्टेटमैन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी, और मेनी गुड क्वालिटीज भी थी उसमें. उसका हेड एंड हार्ट जो था वो बेटर था, मतलब हेड मतलब कि होशियार भी था, समझदार भी था, और एक तरीके से मतलब हार्ट की अगर हम देखो तो वीणा वगैरह प्ले करता था. तो ठीक है. ठीक है. समुद्रगुप्त proved successful as a ruler as well. He not only protected his empire from the foreign foes but maintained peace with the neighbors, and that helps in its progress. आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी काफी डेवलप हुआ था इसके टाइम पीरियड पे. इसके कॉइन्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से फाइन आर्ट जो है प्रोग्रेस हो रहा था. While his patronage to the scholar helped in progress of the literature, it also suggested that the great scholar of his age was Vasubandhu, lived during his time and got his patronage. मतलब वासुबंधु नाम से एक आपको पता है कि बुद्धिस्ट जो है वो एक स्कॉलर था, वो इसी टाइम पे रहा होगा. हरिसेना डिस्क्राइब हिम एज अ काइंड एंड चैरिटेबल रूलर. ही आल्सो रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ ब्राह्मणिक रिलीजन, दैट ही वॉज टॉलरेंट टू. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनटॉलरेंट था, ये टॉलरेंट था, क्योंकि मेघवर्मन जो था मेघवर्मन नाम से एक श्रीलंका का रूलर था, मतलब सिलोन का रूलर था. उसने इसकी परमिशन मांगी थी कि बोध गया जो है वहाँ पे, मतलब नेपाल में जो है एक तरीके से बुद्धिस्ट मोनास्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, तो इसने दे दी थी परमिशन. मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि वो एक तरीके से काफी टॉलरेंट रूलर था, सेक्युलर रूलर था. Thus the age of Samudragupta was age of progress in almost all field. In a process in which he himself participated, he established an empire, he administered it well, and helped in cultural progress also. Therefore, all historians have praised him in different words. V.S. स्मिथ तो बोलता है कि समुद्रगुप्त was a man of exceptional personal capacity and unusual varied gift. He stand forth as a real man, a scholar, a poet, a musician and warrior. मतलब कंप्लीट पैकेज था एक तरीके से आप बोल सकते हैं, कंप्लीट पैकेज. एक इसमें एक व्यक्ति में सारी की सारी क्वालिटीज थी, है ना. अभी रामगुप्त, नेक्स्ट जो रूलर है समुद्रगुप्त के बाद वो होता है रामगुप्त. The recovery of few passages of the lost dramatic work of Devi Chandra Gupta by Vichakadatta and its certain references in the Harshcharitra by Banabhatta and the Kavya Miransa by Rajashekara suggest that the Samudragupta was succeeded by his son Ramagupta. ऐसा मतलब इन में आपको देखो, मतलब जो विशाखादत्त ने देवी चंद्र गुप्त लिखा है, बानाभट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखा है, ठीक है, इसमें आपको इसके रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, किसके, रामगुप्त के. ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, ऐसा बोला गया थ्रू हिज वाइफ ध्रुव देवी.
While fighting against the Shakas, the Ramagupta was placed in such a difficult position that he agreed to surrender his wife. ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि शाका किंग जो थे उनके साथ जब युद्ध चल रहा था तब हिज वाइफ वॉज, मतलब इसकी वाइफ को सरेंडर करना पड़ रहा था, मतलब रामगुप्ता को इसके वाइफ को देना पड़ रहा था किसी को, शाकास को। अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है यहाँ पे। देखो आगे क्या आता है। बट इज यंगर ब्रदर जो कि चंद्रगुप्त 2 है, ये अपोज दिस एग्रीमेंट, मतलब आप युद्ध कर रहे हो है ना, उसमें एक आपके वाइफ को जो है युद्ध में एक तरीके से हार रहे हो, तो ये तो गलत बात है, ऐसा चंद्रगुप्त का कहना था। सो हिमसेल्फ वेंट टू द शाकास कैंप एंड इन डिसगाइज ऑफ ध्रुवा देवी, मतलब ये खुद ध्रुवा देवी बन के गया और शाका रूलर को मार दिया। उसके बाद इसकी जो प्रेस्टीज है वो काफी बड़ी और रामगुप्ता की जो प्रेस्टीज है वो एक तरीके से सफर कर गई हेवीली, और अल्टीमेटली चंद्रगुप्त जो है उसने रामगुप्त को मार दिया, गद्दी पे बैठ गया और उसने खुद ध्रुवा देवी से क्या कर ली, शादी कर ली। अभी ये तो टोटल इंसिडेंस है, आपको जो विशाखा दत्त ने जो देवी चंद्रगुप्त लिखा है या फिर हर्षचरित्र ने जो वानभट्ट लिखा है इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी पे डाउट है, हालांकि इस स्टोरी को निग्लेक्ट करना या फिर रिफ्यूज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 7th सेंचुरी से स्टोरी चली आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस ही नहीं है। मतलब कि अगर आप देखो तो इस स्टोरी के कोई इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं। हाँ, विशाखा दत्त ने इसको मेंशन किया है, हर्षचरित्र ने इसको मेंशन किया है और राजशेखर ने इसको मेंशन किया, लेकिन लिटरेरी एविडेंसेस के अलावा इसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। द कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स ऑफ गुप्ता पीरियड कंटेन नो रेफरेंस टू द रामागुप्ता, मतलब रामगुप्ता नाम से कोई रूलर है ही नहीं। गुप्ता के जो रिकॉर्ड्स थे कंटेम्पररी उस टाइम के, उसमें यहाँ पे सीधा बोला गया कि चंद्रगुप्त 2 जो है ना उसने ही समुद्रगुप्त को रिप्लेस किया था, मतलब सक्सेड किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब इन तीनों का कहना है, मतलब ये जो लिटरेचर जो इसमें रामगुप्त को मेंशन किया गया, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल या फिर जो कंटेम्पररी रिकॉर्ड है गुप्ता के खुद के, उसमें रामगुप्ता का मेंशन ही नहीं है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इसने ऐसा घटिया काम किया था इसलिए मतलब एक तरीके से उसको मेंशन ना किया हो, लेकिन हिस्टोरियन जो है यही पे थोड़े कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। Beside, it does not appeal to the reason that immediately after the death of Samudragupta, the empire became so weak that the emperor had to accept such dishonorable proposal of Shaka King. और जो लोग इसका विरोध करते हैं, इस स्टोरी का रामगुप्त वगैरह था, और मतलब जो लोग बोलते हैं कि रामगुप्त नहीं था, उनके सपोर्ट में एक रीजन ये भी है क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था इसके, मतलब जो समुद्रगुप्त था उसने, और शाका रूलर जो उस वक्त पे इतने पावरफुल भी नहीं थे, तो वो इस कंडीशन में तो गुप्ता एम्पायर को नहीं डालेंगे ना, गुप्ता एम्पायर या फिर गुप्ता किंग को नहीं डालेंगे कि उनको इतना घटिया डिसऑनरेबल प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करना पड़े। ये भी एक रीजन दिया जाता है, थोड़ा लॉजिकल भी है, मतलब कि जो बोला जाता है कि कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स में भी रामगुप्त के बारे में मेंशन नहीं किया गया, और ये भी एक थोड़ा लॉजिकल रीजन है। तो हो सकता है कि ये जो स्टोरी जो बताई गई है, जो विशाखा दत्ता ने जो मेंशन की है, जो हर्षचरित्र ने मेंशन किया है, ठीक है ना, राजशेखर ने मेंशन किया, ये गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर फर्दर आप अगर देखो तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल मॉरलिटी ऑफ दैट एज, इट इज अनबिलीवेबल दैट द किंग who not only murdered his elder brother but also married his widow queen could justify his claim to the throne and command and respect of the people, मतलब लोगों की जो गलत है ना, एंड ऑल्सो कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल एज वेल, है ना। मतलब कि अगर सपोज इस थ्योरी को या फिर इस स्टोरी को अगर आप सच भी मान लो, ठीक है, तो उस टाइम पे सोशल जो मोरालिटी थी वो थोड़ी अच्छी थी आज के टाइम पीरियड पे। तो चंद्रगुप्त 2 आपके अपने खुद के ही भाई के वाइफ से शादी थोड़ी मतलब शादी तो नहीं करेगा ना, तो ये लोगों की रिस्पेक्ट इसके बेसिस पे तो नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है मिल भी जाए। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल, मतलब जो थ्योरी है ना, यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंसेस कुछ भी नहीं है, मतलब कंक्लूसिवली आप कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन इतना तो सर्टेन है कि रामगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त के बाद आया था और वो खुद को प्रूव नहीं कर सका एज ए कैपेबल रूलर, और इसीलिए इसकी जो रेन रही है वो शॉर्ट लिव्ड रही है। So there is another possibility that Ramagupta might have occupied the western part of the empire after the death of Samudragupta, or might be a regional ruler but was shortly defeated and killed by the Chandragupta who had succeeded to throne of Samudragupta. अभी स्टोरी चाहे कुछ भी, हमें करना क्या है आज, मतलब हमें, मतलब इसके ऊपर तो क्वेश्चन वैसे भी यूपीएससी पूछने वाले नहीं है ना, बकवास स्टोरी, मतलब कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकता यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। तो हमें इसको थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए अभी फिलहाल। तो अभी हमें देखना है सीधे सीधे चंद्रगुप्त 2 को, जिसको विक्रमादित्य वगैरह भी कहा जाता है। तो पीक पे थी गुप्ता डायनेस्टी इसके टाइम पे, चंद्रगुप्त 2 जो है ना उसके टाइम पे डायनेस्टी थी पीक पे एकदम बिल्कुल। इसके रीजन भी है, देखेंगे आगे। चंद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त बॉर्न ऑफ हिज चीफ क्वीन दत्ता देवी। ठीक है, ये समुद्रगुप्त का बेटा था, उसकी जो चीफ क्वीन थी दत्ता देवी और उनका बेटा था। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, देवगुप्त, देवराजा, देवश्री।
ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो विक्रमादित्य वगैरह भी कहा जाता है। और इसी के टाइम पीरियड पे जो थेरीज आप देखते हो कि 9 स्कॉलर्स, नवरत्न है ना, जो आपके अकबर के कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही इसके कोर्ट में भी ऐसा भी माना गया है, इंक्लूडिंग द कालिदास। तो इसी पे ऊपर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी कि कालिदास इसके टाइम पीरियड पे था कि नहीं था। चंद्रगुप्त किस रिलीजन को फॉलो करता था? तो ऑब्वियसली भगवत रिलीजन को, परम भगवता थे ये, है ना, फॉलोअर ऑफ विष्णु कृष्ण। अभी इसने किस तरह से कॉन्क्वेस्ट किया और कंसोलिडेशन किया? जो ग्रेट हिंदू रूलर्स है, दे हैड स्टार्टेड टू अज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य, नो डाउट। मतलब जो बड़े बड़े खुद को मानते हैं, टोप मानते हैं, वो विक्रमादित्य बोलते थे खुद को, ठीक है, विक्रमादित्य। It is believed that the Kalidasa, the famous scholars of Sanskrit, was at his court, and it is not correct to identify him with the legendary king Chandragupta Vikramaditya of Ujjaini. कंफ्यूजन है भाई, क्या करें, हिस्ट्री है ना। Chandragupta proved an ambitious and capable ruler and conqueror. He had inherited a fairly large empire from his father, so he extended it further both by diplomacy and by war of conquest. अभी बोला था ये कॉकटेल था, वो जो कॉकटेल ऑफ चंद्रगुप्त 1 एंड समुद्रगुप्त। डिप्लोमेसी इसने अपने दादाजी से की थी और वॉर बाप से, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि शाकास के साथ इसने किस तरह से डील किया। भाई गुजरात जो रीजन था, हमने देखा था कि ये आपके समुद्रगुप्त के एम्पायर में नहीं आता था, काठियावाड़ और गुजरात रीजन। तो इसने सबसे पहले तो यहाँ के जो शाका रूलर थे उसको हराने का काम किया। अभी किस तरीके से, तो शाका जो किंगडम था वो उस टाइम पीरियड पे वीक हो चुका था, और उस टाइम पीरियड पे रूल कर रहा था रुद्रसिम्हा 3, ठीक है। और इसका बेनिफिट जो है, उसका जो फायदा है, वो चंद्रगुप्त 2 ने अच्छे से उठाया। इसने क्या किया, वकाटकास के साथ सबसे पहले तो मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश कर दिए, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने 409 में शाकास को खत्म ही कर दिया पूरा, मतलब डिस्ट्रॉय, शाका एम्पायर खत्म, शाका जो ब्रांचेस थे वो खत्म, और खुद को शाकाहारी बोल दिया। शाकाहारी मतलब शाका डायनेस्टी को खत्म करने वाला मतलब शाकाहारी, है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब शाकास को खत्म कर दिया तो मतलब कि गुप्ता जो है वो अभी गुजरात और काठियावाड़ रीजन तक पहुंच गए, मतलब कि सी कोस्ट, है ना, वेस्टर्न सी कोस्ट। तो इसका इम्पैक्ट है हुआ कि ये जो है ना, इनका एम्पायर जो एक्सटेंड हुआ अप टू द शोर ऑफ अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है। इसके वजह से डायरेक्ट कल्चरल और कमर्शियल रिलेशन जो इस्टेब्लिश हुए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अभी जो था वो बरोच का पोर्ट, सोपारा पोर्ट और कैम्बे पोर्ट, ये तीनों के तीनों इनके कंट्रोल में आ गए। और इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से ये जो तीनों पोर्ट्स थे वो ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट दोनों में हेल्पफुल रहे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड जो है काफी बढ़ गया, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, इनका। और इसी की वजह से उज्जैन काफी नजदीक है वहां से, तो उज्जैन जो है वो एक अर्बन सेंटर के तौर पे डेवलप हुआ, और बाद में ये सेकंड कैपिटल जो है आपको बनती हुई देखने को मिलेंगी गुप्तास की, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट भी रहा है, शाकास को हराने का इम्पैक्ट हुआ है, अगर आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर बैक्ट्रियन के साथ इसने क्या किया, तो बैक्ट्रिया थे, मतलब कि आपको पता है कि जो कुशानाज वगैरह जो थे वो थे बाकी थोड़े बहुत टुकड़ों में। तो नॉर्थ वेस्ट जो था वो भी वहाँ की जो टेरिटरीज थी उसमें पंजाब के थोड़े बहुत ईस्टर्न पंजाब पे कब्जा था इनका। बाद में कुशाना डोमिनियन जो है वो बियॉन्ड इट वाज देयर, ठीक है। तो बियॉन्ड द पंजाब कुशानास का डोमिनियंस था, और वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो तो ना इसका था ना इसके मतलब दादा का था, ना परदादा का, ना समुद्रगुप्त का था। तो इसने क्या किया, इसने बैक्ट्रिया जो है ना वहाँ पे कंपेन करके बैक्ट्रिया को हराया, है ना। तो ही रीच इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू बैक्ट्रिया एज नो अदर इंडियन रूलर हैड डन by then, but the territories beyond Punjab were not annexed to the empire and left free to be ruled by their local. हराया उनको, लेकिन उनको अपने किंगडम के अंदर एक तरीके से एनेक्स नहीं किया। An inscription engraved on iron pillar near Qutub Minar at Delhi state the achievements of King चंद्रगुप्ता। अभी यहाँ पे चंद्र बोला गया, सिर्फ चंद्र बोला गया। आयरन जो पिल्लर है, जो मेहरोली पिल्लर इंस्क्रिप्शन जो है दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। ये जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका मेहरोली पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर अचीवमेंट्स बताए गए किंग चंद्र की। अभी चंद्र कौन सा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त 1 है या फिर चंद्रगुप्त 2 है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त 2 के बारे में है, ठीक है। दो इट इज नॉट सर्टन एट दैट दिस चंद्र स्टैंड फॉर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 और चंद्रगुप्त 1 या फिर मौर्य, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि ये कौन है, चंद्रगुप्त 2 के बारे में ही है। If this identification is accepted, then it would mean that the Chandragupta II had led military expedition in the east as well as in the northwest and advanced up to Bactria.
एट द चंद्रगुप्ता सक्सेडेड इन डिस्ट्रॉइंग द शाकाज कुशानास किंगडम इन इंडिया, मतलब इंडिया से उन्होंने शाकाज को खत्म कर दिया, कुशानास को खत्म कर दिया। उनको बोला कि आप बैक्टीरिया में जाओ, वहां पे रूल करो, अच्छे से रहो, हमको भी रहना है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा ना अभी ये गया था, ये बैक्टीरिया में गया था, इसने बैक्टीरिया के रूलर को हराया लेकिन उनको फ्री छोड़ दिया। तो ये बोल रहा है कि इंडिया से खत्म हो जाओ आप, ठीक है, बस इंडिया में नहीं आना। तो इट प्रोवाइड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी टू प्रैक्टिकली एंटायर नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। मैरिज अलायंसेस नहीं ना, डिप्लोमेसी में भी स्ट्रॉन्ग था। चंद्रगुप्त स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद सर्टेन अदर रूलर्स इन इंडिया। उसने खुद ने शादी की नागा प्रिंसेस के साथ, है ना, और जिसका नाम था कुबेर नागा, एंड खुद की जो बेटी थी उसकी शादी करवाई, जो प्रभावती जो थी उसकी शादी करवाई वकाटका किंग रुद्रसेना से। Both the Nagas and Vakatakas held strategic position on his empires or on his frontier, and therefore the marriage alliances with them certainly brought him political advantage and must have rendered him useful services when he pursued his policy of expansion in the west and northwest. आपको पता है जैसे कि वकाटकास ने हेल्प की थी शाकास को हराने में, है ना। The daughter of Kadamba ruler Kakuts Varman of Kuntala were also married in Gupta family. Thus, Chandragupta II successfully pursued the policy of matrimonial alliances also with the powerful royal families as done by his grandfather. So, he was a cocktail of grandfather and father. अगर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इसका जो अगर आप टेरिटोरी देखें तो आपको वेस्ट में वेस्टर्न मालवा तक देखने को मिलेगा, काठियावाड़ पेनिनसुला तक आपको देखने को मिलेगा, गुजरात तक देखने को मिलेगा। साउथ में नर्मदा रिवर तक इसका किंगडम था, इसमें इसने आपका बंगाल तक गया था, आसाम तक गया था, नॉर्थ ईस्ट में बैक्टीरिया तक गया था और साउथ में रिवर नर्मदा तक गया था। मतलब जो ये जो एम्पायर हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो एम्पायर था ये इसके टाइम पीरियड का था, है ना। ये एम्पायर इसने इस्टेब्लिश किया था, किसने, मतलब एक्सपांड किया था यहाँ तक। इस्टेब्लिश तो इसके परदादा ने किया था, लेकिन ये जो पूरा एम्पायर कांचीपुरम तक जो इस्टेब्लिश हुआ था ये इसके टाइम पीरियड पे था। मतलब ये जो पीक है ये एकदम चंद्रगुप्त II का पीक है ये, ठीक है। अभी हमें देखता है कि इसके टाइम पीरियड पे जो 9 जेम्स थे, मतलब 9 रत्ना जो थे इसके कोर्ट में, उसको देखते हैं। अगर ये ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इसके कोई हिस्टोरिकल एकदम फुल प्रूफ एविडेंसेस नहीं है। सबसे पहले तो अमर सिम्हा या फिर अमर सिंह भी इसको बोला जाता है। तो ये कौन था, ये संस्कृत लेक्सिकोग्राफर था। लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी को कंपोज करने वाला लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। और ये पोएट भी था, ठीक है। इसने अमर कोश नाम से एक वोकेबुलरी क्रिएट की थी संस्कृत रूट्स वर्ड की, होमोनिम्स की और सिनोनिम्स की, ठीक है। उसके बाद धनवंतरी है। धनवंतरी एक फिजिशियन था, डॉक्टर था। हरिसेना था, आपको पता है कि हरिसेना जो है वो चंद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे भी था, थोड़ा ओल्ड मतलब बूढ़ा हो गया था लेकिन था, तो इसने इसको अपने कोर्ट में रख दिया था, ठीक है। फिर कालिदास, आप देख सकते हो कि इमॉर्टल पोएट इसको बोला जाता है एकदम, बिल्कुल, ठीक है। खतरनाक पोएट है, आप जानते हो इनके बारे में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने कालिदास के वर्क को प्रोपोगेट भी किया था, ठीक है। उनकी मीनिंग और फिलोसॉफी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। काफ़ी फेमस रूलर है, आपको पता है कालिदास के ड्रामाज वगैरह के बारे में, ठीक है। शकुंतला वगैरह वो उसकी लिखी हुई, सॉरी मेघदूत, आपने देखा होगा, फेमस है मेघदूत। कहापनका वगैरह है ना, ये एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है। शंकु जो था वो आर्किटेक्चर के फील्ड में था। वरा रुचि है एक यहाँ पे आपको, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट का एक अनदर जेम था। इसको संस्कृत मतलब ग्रामरियन था, संस्कृत स्कॉलर था ये, ठीक है। कात्यायना के साथ भी कुछ लोग इसको मतलब कंफ्यूज करते हैं। कात्यायना पता है आपने, इसने ये लिखी थी आपके बाद, सॉरी वो अच्छा लिखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद वेताल भत्रे, ये ब्लैक मैजिक वगैरह में एक्सपर्ट था, तांत्रिक साइंस में एक्सपर्ट था। फिर वरामीर काफ़ी फेमस है, आप जानते हो इनको, ठीक है। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातका वगैरह लिखी है, जिनमें रहता था, ठीक है। ये क्या है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम कुमार गुप्ता को डिस्कस करेंगे, चंद्रगुप्त को डिस्कस करेंगे, पूर्व गुप्ता को डिस्कस करेंगे, बुद्ध गुप्ता और जो इसके सक्सेसर है, और इसके साथ साथ एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। मतलब हमारा यहाँ पे पॉलिटी तो खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी खत्म होने के बाद हमारा बचता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक लेक्चर में हो जाता है आराम से। मतलब आने वाले 2 लेक्चर में हमारा ये टॉपिक तो कवर होने वाला है। फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना है इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, हम कॉइनेज देखेंगे गुप्तास का, लैंड ग्रांट्स को देखेंगे, ठीक है। अर्बन सेंटर क्यों डिक्लाइन हुई इसको देखेंगे, और हो सके तो इंडियन फ्यूडलिज्म को देखेंगे। मतलब एक लेक्चर यहाँ पे बनेगा, एक लेक्चर तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ही बन जाएगा, और बाकी एक लेक्चर इसके ऊपर बनेगा, और एक लेक्चर जो है वो सोसाइटी और कास्ट सिस्टम और पोजीशन ऑफ वुमेन के ऊपर बनेगा। मतलब यहाँ पे 3 लेक्चर बन जाते हैं हमारा आराम से, ठीक है। ये वाला जो लेक्चर है यहाँ पे, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें 3 लेक्चर यहाँ पे, और हमारे 3 एक लेक्चर बनेंगे, है ना। 3 और 3 6,
और यहाँ पे भी हमारे 3 एक लेक्चर बन ही जाते हैं, मतलब 6 और 3 9 लेक्चर हमारे अभी भी बाकी है। इसमें आना काफ़ी लेंदी टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता ही है फिक्स, तो इतना तो हमें टाइम इसको देना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हाँ, जो लोग मतलब एक तरीके से PDF वगैरह जो नोट्स हमारे खरीदना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ है, ज़्यादा कुछ मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। 500 रुपीज़ मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स रेडी है, आप 500 रुपीज़ में इनको खरीद सकते हो। हाँ, उसमें आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। 500 रुपीज़ इज़ नॉट मच कॉस्ट, ये आप वैसे भी 2-3 दिन का खर्चा होता है आप लोगों का। तो आप इसमें पूरा इंडियन जो आपका एंशिएंट इंडियन जो हिस्ट्री है वो पढ़ सकते हो। आपको कोई भी और सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर देखो, नोट्स खरीदो, नोट्स परचेस करो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो, मतलब समझ में आ गया हो।